हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 4 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आप सभी जानते हो भी थोड़े टाइम पहले चेन्नई में हमें एक केस देखने को मिला जहां पर एक गर्ल स्टूडेंट को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया गया एंड उनको मार दिया गया। राइट। तो इस तरह के चीज़ों के पीछे क्या कारण है, कैसे इन चीज़ों को जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होती है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, राइटर इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं जो हम आज देखेंगे। इसके साथ ही हिंदी इम्पोजिशन के रिगार्डिंग है कि किस तरह से, जैसे हमारी स्पेशली बात करें सदर्न स्टेट्स की, कैसे कैसे उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। साथ ही साथ जुडिशियल डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं अलग अलग बेंचेस के अंदर, यहाँ पे राइटर ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं इनकी जो तरीका है उसके ऊपर। चौथा आर्टिकल हमारा डिस्कशन है रिगार्डिंग द साइबर थ्रेट एंड द आजकल के टाइम पे जो अलग अलग टाइप के साइबर इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से, दैट इज गॉन गर्ल्स, यानी कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हम बात कर रहे थे। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, चेन्नई के अंदर ना हमें एक बहुत ही एक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन था, वो एक लड़की से प्यार करता था और लड़की ने उसको मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं बट तब भी इस पर्टिकुलर पर्सन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, ठीक है ना, उसको हरासमेंट करता रहा। एंड लास्टली जब लड़की ने मना कर दिया तब इस लड़के ने क्या किया, जब एक रेलवे स्टेशन पे जो लड़की खड़ी थी तो उसको धक्का देके उसको ट्रेन के आगे डाल दिया एंड ट्रेन के टकराने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ चेन्नई के अंदर, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमारे पास इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट पहले भी देखे गए हैं। जैसे कि 2016 में हमने सिमिलर केस देखा, 2021 में हमने भी काफी सिमिलर केस यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरह के हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह के हमें क्राइम्स यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ तमिलनाडु या चेन्नई की ही है, हमें कुछ और तरह के वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, रेप हो गया, किडनैप हो गया, असॉल्ट हो गया, ये सारे केसेस हमने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। और कुछ तो इनमें से बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम होते हैं कि जिनको सुनने से ही ना एक तरह से कह लीजिए कि पूरा रूह ही कांप जाती है इंसान की। पर यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही एक ना उनकी एक तरह से लाइमलाइट में आ जाते हैं। पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी तो होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं लगता, जो अनरिपोर्टेड ही चले जाते हैं, कि उनको रिपोर्ट भी नहीं करवाया जाता। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल समझो, 2012 का निर्भया रेप केस आप सभी जानते हो। ये एक ऐसा केस था जिसने काफी सारे चेंजेस लेके आया हमारे लॉ सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। पर क्या राइटर यह पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या इन स्टेप्स के लेने के बाद भी क्या ये चीजें रुक गई? द आंसर इज नो। ठीक है। आज के टाइम पे भी आप अगर एनसीआरबी का डेटा देखो ना, जो 2021 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, हमें देखने को मिलता है कि नियरली 4.28 लाख, इतने लाख क्राइम वुमेन के अगेंस्ट हो चुके हैं। इसमें रेप इंक्लूडेड है, डाउरी की वजह से हरासमेंट हो गया, किडनैपिंग हो गया, अलग अलग तरह के ट्रैफिकिंग हो गया। तो ये सारे यहाँ पे हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं। पर पॉइंट एक चीज समझो, ये जो मुद्दे जो डेटा दिखा रहा है 4.28 लाख, ये तो सिर्फ रिपोर्टेड वाले मुद्दे है ना, है ना। जो बहुत सारी चीजें अनरिपोर्टेड हो गया उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, वो सारी चीजें हमें पता ही नहीं लगी। तो एक तरह से ना राइटर ये बोलते हैं कि मान लीजिए ये सिर्फ जो हमें डेटा पता है 4.28 लाख, वो इस आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। नीचे जो बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस चले जाते हैं हमें उनका पता ही नहीं लगता। द नंबर्स में बी वेरी हाई इन दिस केस, पर हमें सिर्फ ऊपर वाले केसेस का ही पता है। तो कहीं ना कहीं अब देखो, निर्भया केस को होने ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। 2012 की ये बात थी, आज हम 2022 में बैठे हैं। तो इतने 10 साल के बाद भी क्या हमने, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे या जो लोगों ने स्टेप्स लिए थे, जो एक तरह से सबने मिलकर आवाज उठाई थी, क्या हमने वो चीजें अचीव कर ली? क्या हम प्रॉपर डिसीजन की तरफ आ चुके हैं कि अब ये चीजें रुक गई? तो ये ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो जरूरत क्या है? जरूरत है एक ट्रायल की, प्रॉपर ट्रायल हो, तेजी से हो। ऐसा ना हो कि किसी भी महिला के अगेंस्ट कुछ गलत होता है या किसी की भी इंसान के अगेंस्ट कुछ गलत होता है तो उसको जस्टिस मिलने के लिए 10 साल 15 साल इस तरह से वेट करना पड़े। हमारे केसेस, हमारे कोर्ट्स के अंदर आप जानते हो बहुत ज्यादा पेंडेंसी हो चुकी है। तो हमें इंश्योर क्या करना है, इस पेंडेंसी को कम करें ताकि जिन लोगों को जस्टिस चाहिए उनको बहुत तेजी से जस्टिस मिल पाए। क्योंकि देखो, आप सभी ने सुना ही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज को हमें थोड़ा रिजॉल्व करना है।
साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर हमें एसडीजी गोल को भी अचीव करना है तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमें जो हमारी सोसाइटी है वो इसी तरह से वर्क करे। इसके साथ ही राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही हमें चाहिए होगी, तभी ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अलग अलग प्रकार की वायलेंस होती है, चाहे आप उसमें रेप देख लो, किडनैपिंग देख लो, डॉरी हरासमेंट देख लो, या इवन आज के टाइम पे ना ऑनलाइन हरासमेंट भी आप देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी के आने से नेगेटिव भी तो हुए, ठीक है, साइबर बुलिंग हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं, ट्रैफिकिंग हो गया। ये सारी चीजों को अगर टैकल करना है ना तो राइटर बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, और साथ ही साथ स्पीडी जस्टिस की उनको मिले, तभी हम ये जो हमारी गॉन गर्ल्स वाला केस हमें देखने को मिलता है ना, इतनी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, इनको हम टैकल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ। दूसरा एडिटोरियल डिस्कस करता है हिंदी इंपोजिशन के बारे में, और उसको आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए हुआ क्या है, दरअसल पार्लियामेंट्री कमीशन की जो रिपोर्ट है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हिंदी को यूज करना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। देखो समझने की कोशिश करो, जो हमारे अलग अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये रिपोर्ट क्या बोलती है, रिपोर्ट ने, इस कमेटी ने बोला है कि हमें हिंदी को यूज करना चाहिए जहां पर हिंदी बोली जाती है। जैसे आप देखते हो ना, ये हिंदी स्पीकिंग जो मोस्ट ऑफ द नदर्न इंडियन स्टेट्स है वहां पे हिंदी एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एज अ हिंदी, हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया जाना चाहिए इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। बट जो नीचे वाली स्टेट्स हैं, नीचे वाली कहने का मीनिंग मेरा जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर हमें रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ये जो अलग अलग तरह की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये दी जानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ना ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये कोशिश क्या कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि हिंदी को इम्पोज किया जाए नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल के ऊपर, उसको फोर्सिबली लोगों के अंदर डालने की कोशिश करी जा रही है। और स्पेशली देखो जो मेजर क्रिटिसिज्म आया है वो आया है हमारी जो केरला की स्टेट होगी और तमिलनाडु की स्टेट होगी, वहां के दोनों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी आवाज उठाई है। अब यहाँ पर देखो राइटर बात करते हैं कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, ये बातें तो बहुत लंबे टाइम से बात होती जा रही है। जैसे कि आप देख लो, जब हमारा संविधान बन रहा था तब हिंदी को वोट किया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, पर साथ ही साथ जब हमने इसके अगेंस्ट थोड़ा रेजिस्टेंस देखा तो इंग्लिश को भी बोला गया कि इंग्लिश भी 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू रहेगी। बट एट द इन 1959 के आसपास क्या हुआ, बहुत सारे एंटी हिंदी एजिटेशन हमें देखने को मिले, स्पेशली सदर्न स्टेट्स के अंदर। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये बोला कि इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी जब तक नॉन हिंदी पीपल इसको चाहते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह माना। अब एक्सपेक्टेड ये था कि 15 साल के बाद शायद इंग्लिश चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो हमारी सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने इंश्योर किया कि हिंदी इम्पोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तमिलनाडु ने भी इस पर्टिकुलर चीज में एक तरह से कह लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग हमें यहाँ पे इस केस में देखने को मिलती है। ऑल तो देखो जो हमारे राजा जी थे, दैट इज सी राजगोपालाचारी जी, इन्होंने हिंदी को कंपलसरी बनाया था सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, पर उसी टाइम पे जस्टिस पार्टी के जो ईवी रामास्वामी जी थे, इन्होंने इसके अगेंस्ट एक तरह का एजिटेशन स्टार्ट किया, एंड उसके बेसिस पे हिंदी को क्या हुआ, हिंदी को ऑप्शनल किया गया। ऐसा नहीं था कि हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया, नहीं, हिंदी को ऑप्शनल किया गया। फिर आप जानते हो जो 15 साल थे, ये बात करी ना अभी 15 साल की, तो 15 साल के बाद हमें क्या देखने को मिला, हमें इस तरह से एक्सपेक्टेड था कि शायद अब हिंदी हो जाएगा, पर फिर सेकेंड राउंड ऑफ एजुटेशन हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम इंग्लिश को एक तरह से कंटिन्यू रखते हैं कि इंग्लिश भी साथ साथ कंटिन्यू रहेगी। अब राइटर यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि ऑल्दो हमारी डिफरेंट डिफरेंट सरकारों ने, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये अश्योरेंस देते आ रहे हैं कि हम हिंदी को इम्पोज नहीं करेंगे, पर आज के टाइम पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, या फिर कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो कुछ जैसे तमिलनाडु स्टेट के अंदर जो साइन बोर्ड होते हैं ना, जो रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, कुछ साइन बोर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया था, इंग्लिश जहां पे लिखी हुई थी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी से रिप्लेस कर दिया गया था। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई थी। तो ये पर्टिकुलर चीजें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में फिर एक, स्पेशली तमिलनाडु के जो बात कर रही है, तमिलनाडु स्टेट के लोगों के बीच में एक तरह से डर फिर से बैठ जाता है कि कहीं हिंदी को हमारे ऊपर जबरदस्ती तो नहीं थोपा जा रहा। भले ही जितने मर्जी प्राइम मिनिस्टर ने या जितने मर्जी गवर्नमेंट्स ने इसको अश्योर करने की कोशिश करी हो, बट इस तरह के जब एक्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। अब देखिए इस चीज में हमें यहाँ पे देखने को भी मिलता है कि अलग अलग पार्टीज जैसे भी हों, ठीक है, तो उनका एक तरह से
इन्होंने अपोज ही किया है इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ मीडिया के सेक्शंस ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके अंदर इंग्लिश तभी परमिट करी जाएगी जब हमें लगता है कि हिंदी उन जगह पे नहीं कर सकती। यानी कि एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, हिंदी के साथ। इस तरह के प्रपोजल्स हमें मीडिया में अक्सर देखने को मिलते हैं कि इंग्लिश को रिप्लेस किया जा रहा है विद हिंदी। जैसे कि आप IITs देख लो, IIMs देख लो, एम्स देख लो, ये सारों के अंदर क्या हमने देखने को मिला है, कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि इन सभी जगह के अंदर क्या करें, हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो वगैरह चीजें होंगी या डिफरेंट डिफरेंट और हमारे सेंट्रल सर्विसेज होंगी, वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है कि हिंदी को वहां पे एक तरह से वहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और भी उसको प्रमोट किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं ये हिंदी का प्रमोशन इम्पोजिशन ना बन जाए, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? पॉइंट ये है, हिंदी प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है, हिंदी प्रमोट करना ठीक है, बट हिंदी प्रमोट करने से ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हिंदी दूसरे स्टेट्स के लोगों के ऊपर, उनके ऊपर इम्पोज की जाए। ठीक है ना? और यहीं पर जो हमारे केरला के सीएम हैं, जो हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने बात करी है कि हमें 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 की 22 लैंग्वेजेस है ना, उनको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करी जा रही है। इन्होंने अपने कुछ कुछ सजेशंस भी दिए हुए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो इन सभी 22 लैंग्वेजेस के अंदर बने, अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग सभी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाना चाहिए। और हमें इंश्योर करना चाहिए कि लैंग्वेज एक तरह की बैरियर ना बने इन एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले हमने 1950 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कम थी, बट ओवर द टाइम हमने इसमें कुछ एडिशंस किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 लैंग्वेजेस को ओवर द टाइम हमने इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ऐड किया हुआ है एट इस टाइम पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे राइटर्स बात करते हैं कि इम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। हिंदी प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है, बट जो तमिलनाडु एज वेल एज जो केरला या बाकी स्टेट्स के कंसर्न्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। तीसरे एडिटोरियल में बात कर रहे हैं जुडिशियल कमिटी ओवर अरिथमेटिक, और ये पर्टिकुलर सेक्शन आप जीएस पेपर 2 के साथ रिलेट कर सकते हो। अब इसको ना एक बार समझने की कोशिश करना, अगर आप ये एग्जाम्पल समझ जाओगे ना कहीं पूरा ये एडिटोरियल समझ आ जाएगा। समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक ना कोई जजमेंट था, उसमें 5 जजेस बैठे। ठीक है, अब हो क्या सकता है, ऐसा मान लो 5 जजेस ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया, मतलब 5 जजेस ने बोला कि हाँ किसी चीज के फेवर में दिया और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं था। ओके, बट होता क्या है, मान लीजिए इसका फिर रिव्यू वगैरह चलता है, इसको एक हायर बेंच के पास भेजा जाता है। मान लीजिए उसमें 7 जजेस होते हैं। ठीक है, अब जब ये मुद्दा इन 7 जजेस के सामने आता है तो वहां पर क्या हुआ, मान लो वहां पर मान लीजिए एक तरह से इस तरह से डिसीजन दिया, जहां 4 लोगों ने इसके फेवर में दिया, 3 लोगों ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया। तो होगा क्या, हम या फिर इसका उल्टा भी मान सकते हो, या फिर 3:4 मान लो कि 3 लोगों ने इसके फेवर में बोला और 4 लोगों ने इसके अगेंस्ट में बोला। अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो होगा क्या, तो हम मानेंगे, क्योंकि देखो ये 7 जजेस की बेंच है, बिल्कुल ये क्या है, बड़ी बेंच है 7 जजेस की, तो इसका डिसीजन मान लिया जाएगा। यानी कि ये जो बात करी गई मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी क्या है 4 जजेस की, तो इन जजेस ने जो बोला होगा वही मान लेंगे कि हाँ ये बात थी, ये बात क्योंकि डिसफेवर के अंदर थे तो उस बात को हम अगेंस्ट में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर राइटर देखो क्या बात कर रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि यार 5 जजेस की बेंच ने 5:0 की बात करी, यहाँ 5 जजेस ने हाँ में बोला था। अब भले ही हमने एक बड़ी बेंच बना दी 7 जजेस की, पर हमारे पास डिसफेवर में सिर्फ 4 लोग हैं, तो यहाँ पर तो 5 जजेस ने फेवर में बोला था, आप ये 4 जजेस के डिसफेवर कैसे हो गया? समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो? यहाँ पर हायर नंबर ऑफ जजेस ने हाँ में वोट किया। अब बड़ी बेंच में से सिर्फ एक कम नंबर एज कंपेयर टू दिस 5, ये सिर्फ 4 नंबर थे, तो हमने इनकी बात कैसे मान सकते हैं? सिर्फ इस बेसिस पे हम मान लें कि ये बड़ी बेंच थी, बट एक्चुअल में अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स तो जब छोटी बेंच के अंदर 5 जजेस ज्यादा थे, यहाँ पर सिर्फ 4 जजेस ने इसके डिसफेवर में किया, तब भी बात हमने उनकी मान ली। तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे राइटर ये बात बोलते हैं कि ये बात थोड़ी क्वेश्चनेबल है। रीजन बीइंग क्या है कि हमें बात इनकी माननी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ज्यादा नंबर ऑफ जजेस ने अपनी डिसीजन दी है ना, और यहाँ पे यूनानिमिटी के साथ दी है, यूनानिमस डिसीजन था, सबने एग्री करा हुआ है। तो हम यहाँ पर जहां पे एक तरह से स्प्लिट डिसीजन आया है, और डिसीजन भी जो नंबर ऑफ जजेस थे बहुत कम थे जिन्होंने उसके डिसफेवर में बोला है, तो इसका डिसीजन मान लेना ओवर दिस डिसीजन इज समथिंग रॉन्ग एज पर इन द आईज ऑफ द राइटर। ठीक है ना? तो देखते हैं कि एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं। बात यही कर रहे हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उन्होंने क्या बोला
कि जो लार्जर बेंच मतलब जो भी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें जो 7 जजेस वाली बेंच थी, वो जो डिसीजन देगी उसके डिसीजन को ही हम मानेंगे। 5 जजेस वाला डिसीजन जो था हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 7 जजेस वाली बेंच क्या है? लार्जर बेंच है। तो लार्जर बेंच का डिसीजन हमेशा प्रिवेल होगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर बेंच। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इस 5 में क्या वोटिंग थी, 5:0 थी, 3:2 थी, जो भी थी, और यहां पर भी जो मर्जी हो, चाहे 4:3 हो या 7:0 हो, हम ये नहीं देखेंगे। हम सिंपली ये देखेंगे 7 जजेस की फैसला बेंच में मेजोरिटी किसकी थी। वो कोई भी नंबर हो सकता है एज कंपेयर टू 5 जजेस बेंचेस के अंदर। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये बात तो इस बात के पीछे का रीजन क्या है कि ऐसा हम क्यों मानते हैं कि बड़ी बेंच का हमें डिसीजन मानना चाहिए। इसका रीजन ये है, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जब बहुत ज्यादा लोग ना एक डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे 7 जजेस वाली बेंच के अंदर 7 जजेस पार्टिसिपेट कर रहे थे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल 5 जजेस के कंपैरिजन में ज्यादा लोग हैं। यस, तो जब ज्यादा लोग एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने सही फैसला ही लिया होगा। एग्जाम्पल समझो, आप घर में मान लो अब 2 लोग डिसीजन लेने की कोई कोशिश करते हो, तो आपको लगता है कि यार 2 लोग तो शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत कम लोगों की राय है। आप सोचते हो कि नहीं, अपने हम पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं डिसीजन के अंदर। जब ऐसे 7-8 लोग मिलकर डिसीजन देते हो तो कई बार हमें लगता है ना कि नहीं, अब तो अलग अलग लोगों ने अपना अपना फैसला बताया, उन्होंने अपनी अपनी राय दे दी, तो अब शायद ये डिसीजन ठीक होगा। तो जजेस के अंदर जब हम लार्जर बेंच की डिसीजन मानने की बात करते हैं तो उसके पीछे का रीजन भी एग्जैक्टली यही है। ठीक है ना? उसी तरह से राइटर ये बात करते हैं कि हमें जो जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं, वहां या तो 2 जजेस की बेंच होती है जिसको हम डिवीजन बेंच बोल देते हैं, या कई बार 3 जजेस की बेंच होती है जिसको हम फुल बेंच बोल देते हैं। अब होता क्या है, जब भी हमें ना कई बार को इक्वल बेंचेस, यानी कि जहां पे बेंच स्ट्रेंथ सेम होती है, मतलब मान लीजिए 3 जजेस की बेंच है, तो 2 अगर इस तरह के कोई कंफ्लिक्टिंग डिसीजन आते हैं 2 अलग अलग बेंचेस के द्वारा, तब क्या होता है, वो मुद्दा जाता है चीफ जस्टिस के पास और फिर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर जाती है। मान लो जैसे 3 जजेस की थी तो हम 5 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और वो लार्जर बेंच फिर डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन होना चाहिए। और होगा क्या, जो भी चीज बड़ी बेंच बोल देगी वो छोटी वो बाइंडिंग हो जाएगी। इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि 5 जजेस या वाली बेंच ने क्या डिसीजन दिया या उनमें क्या था, 3:2 के साथ किया, 4:1 के साथ डिसीजन दिया, 5:0 के साथ, ये इममटेरियल है। जो भी ये बताएंगे किसी भी तरह से वो माना जाएगा, चाहे 3 जजेस वाली बेंच ने किसी भी तरह से, चाहे वो यूनानिमस डिसीजन ही क्यों ना हो, वो इसके तो इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, बड़ी वाली बेंच को। पॉइंट समझ आया? तो यही यहाँ पे ना यही यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? उनके हिसाब से होना क्या चाहिए, उनके हिसाब से ये देखना जाना चाहिए कि यहाँ पर जैसे अभी बताया था ना, जैसे एग्जाम्पल दोबारा लेता हूँ, जैसे एक मैंने बताया था 5 और 7 का, तो मान लीजिए अगर 5 जजेस की बेंच ने यहाँ पे 5:0 दिया है और यहाँ पर इन्होंने 4:3 दिया हुआ है, तो हम इसका फैसला मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 जजेस ने एक डिसीजन दिया है, यहाँ पर सिर्फ 4 जजेस ने एक चीज के बारे में बताया गया है, पर हम मानेंगे किसका, 7 वाली का। तो राइटर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग, हमें इसके ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए। इन दी एंड पॉइंट यही है। अब यहाँ पे राइटर एक चीज और बोल रहे हैं कि ये जो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है लार्जर बेंच को मानने का, उसके पीछे का रीजन पता क्या है? रीजन ये मान रहे हैं कि एक तो पहली बात वही कि ज्यादा लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं तो वो बात होगी, एंड सेकेंडली हम एक तरह से इसको प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसको इस तरह से सेट नहीं किया गया कि लार्जर बेंच का डिसीजन ना माने तो होगा क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। हम फिर मेजोरिटी के ऊपर देखने लग जाएंगे कि यहाँ पर किसने था, छोटी बेंच के अंदर किसने दिया। पर राइटर का भी अपना कुछ पॉइंट है। राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से हम देखने लग जाएंगे तो हम मियरली इसको ना जजमेंट को एक नंबर्स की गेम बना देंगे और जस्टिस की गेम शायद पीछे रह जाएगी। जैसे इलेक्शन में भी यही होता है, हमें नंबर्स के ऊपर फोकस करना होता है कि नंबर बस 272 किस तरह से मिल जाए, बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं। तो यहाँ पर भी शायद जस्टिस पीछे रह जाएगा और लोग और जजेस नंबर के ऊपर फोकस करने लग जाएंगे। एक बात और यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि देखो, जैसे मान लीजिए सेम एग्जांपल 5 जजेस वाले में 5:0 हुआ, 7 के केस में मान लो 3:4 हुआ। तो यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि अगर एक जज कोई ना कोई मान लो इधर से इधर हो गया होता तो यहाँ पे तो चेंज हो जाता ना, पर यहाँ पर तो यूनानिमस डिसीजन था, तो इसको लेने की पॉसिबिलिटी हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पर ये मेजर क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये वाला यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे अलग अलग बेंच बनाते हैं, तो अगर मान लो इन्होंने बेंच कुछ और थोड़ी चेंज करके बना दी होती तो हो सकता था ये उल्टा डिसीजन इसका हो जाता, एक पर्सन कोई और पर्टिकुलर व्यू का होता और डिसीजन चेंज हो जाता। पर ऐसा राइटर इस चीज को गलत मानते हैं। तो राइटर यहाँ पे बोलते क्या है कि इसको ठीक कैसे किया जाना चाहिए।
राइटर ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। पहली ये रिकमेंडेशन है कि जैसे मान लीजिए कोई बेंच थी 5 जजेस की, इन्होंने अपना कोई डिसीजन दिया, अब अगर इसको ओवर रूल करना है तो 7 जजेस की बेंच नहीं चाहिए हमें, हमें कितने को चाहिए होगी, 9 जजेस की। क्यों चाहिए होगी, देखो मान लो यहाँ पर इन्होंने अगर 5:0 से फैसला दिया है तो हमें 9 जजेस वाली बेंच में क्या होगा, एटलीस्ट फैसला 5:4 के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर भी एटलीस्ट 5 जजेस हमारे पास हो चुके हैं, विच इज हायर और बराबर, मतलब या तो ज्यादा है इससे या इक्वल है इन 5 जजेस के। 7 जजेस के केस में क्या हो सकता है, फैसला 4:3 के हिसाब से आ जाता है, यहाँ पर 5 ज्यादा था 4 कम है, तो इसकी बात इसलिए नहीं मानी जानी चाहिए। तो राइटर बोल रहे हैं कि इस तरह की जब 5 जजेस की बेंच होती है ना, तो उसको सुनने के लिए 7 जजेस की बेंच ना हो बल्कि 9 जजेस की बेंच हो, तब हम मानेंगे कि ये चीज, तब वो चीज सही होगी। कुछ जो लार्जर बेंचेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये ठीक नहीं है कि हम लार्जर बेंचेस की बातों को हमेशा माने ओवर द स्मॉलर बेंचेस। आई होप ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ जो रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे 21st सेंचुरी धीरे धीरे एडवांस कर रही है, हमारे पास ना साइबर थ्रेट जो है वो बहुत ही उसके अलग अलग हमें डायमेंशंस देखने को मिल गए हैं, ठीक है। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर इसी को बोलते हैं कि इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट में हमें नहीं देखना, और और जो एस्पेक्ट्स हैं इसके बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल सोचो, हमें सिर्फ अक्सर लगता है कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स जो हैं वो मेजरली मिलिट्री डायमेंशन में होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो सिविलियन लाइफ है उस पर भी इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इवन देखो जैसे यहाँ पर राइटर बात भी कर रहे हैं कि अगर हम देखें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, तो यहाँ पर भी हमें अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं, जहां पर हुआ क्या है कि हमने कुछ तरह के पोटेंशियल क्राइसिस हॉट जोन्स की बात कर रही है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, देखो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जब आपने सुना होगा तो आपने सुना होगा कि इसने यहाँ पे इतनी मिसाइल्स छोड़ दी, या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री ने कुछ एक जोन के ऊपर लड़ाई कर दी, या कुछ आप अलग अलग एरियाज की बातें सुनते होंगे कि वहां पर आर्म कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, हॉट जोन। पर क्या आपको बहुत ज्यादा न्यूज में ये सुनने की बात मिली कि यहाँ पे इस तरह से साइबर अटैक हो गया? नहीं सुनने को मिली ना, क्योंकि हम इन चीजों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हम इन चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। राइटर ये भी बात बोलते हैं कि ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जो साइबर क्राइम्स हैं इसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं इसकी डिसीजन देख लेंगे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस कौन जीतेगा, पर इतना भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस वॉर में प्ले कर रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर लोगों के अंदर क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारी जो अलग अलग कंट्रीज की आर्मीज हैं, जो उनके जो ठीक है ना मिलिट्री एरियाज हैं, उनको भी इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। इवन राइटर यहाँ पे ग्रे जोन ऑपरेशंस की भी बात करते हैं। तो देखो ग्रे जोन ऑपरेशन की वैसे तो जो ग्रे जोन होता है उसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन तो नहीं है, ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, पर जनरली हम उस तरह से बात करते हैं जब कहीं ना कहीं एक तरफ होता है हमारे पास पीस और वॉर के बीच के जो एक तरह से जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है ना उसको बोल देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि देखो लड़ाई डायरेक्टली हो रही है, नहीं, बट छुपते छुपाते एक तरह से कह सकते हो कि जैसे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू हमने सामने वाली कंट्री को थोड़ा वीक कर दिया, या फिर हमने कुछ साइबर अटैक्स कर दिए उसके बेसिस पे सामने वाली कंट्री को थोड़ा वीक कर दिया, कुछ वहां पे डिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ कैंपेन्स चला दिए, तो किसी ना किसी तरह से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सामने वाले एनिमी को या तो डिस्टेबलाइज या उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक नहीं है ये, बट कहीं ना कहीं हम उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और साइबर अटैक भी इनमें एक मेजर चैलेंज हमारे सामने बनकर आ जाता है, जो ये तरीका हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी हैं उनका भी ओपिनियन बताया गया है कि वो किस तरह से देखते हैं जो साइबर सिक्योरिटी हो गया उसमें अलग अलग हमारे सिस्टम्स आ जाते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही एक हमारा क्रिटिकल एस्पेक्ट है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पास्ट में देखा भी है कि कुंदाकुलम जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट था उसके ऊपर हमने साइबर अटैक्स होते हुए देखे हैं। हमारे जो अलग अलग कंट्री के डैम्स हैं उनके, जैसे आई थिंक टेरी डैम के ऊपर भी थोड़े टाइम पहले एक साइबर अटैक हुआ था। तो इस तरह के कुछ ना कुछ अटैक्स होते रहते हैं जो हमारे इंडिया के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, एंड ओवर द टाइम क्या हो सकता है, इससे जो हमारी कंट्री की कैपेबिलिटीज हैं उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। पर राइटर ये बात बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग हमें काम करने की जरूरत है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या चीजें, नए नए थ्रेट कौन से आ रहे हैं। एंड इवन एग्जाम्पल देखिए तो IITs की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो जेई का एग्जाम होता है
ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटीज के लिए, उसके ऊपर भी हैकिंग हुई है रशियंस के द्वारा, ठीक है ना, रशियन एक पर्सन के द्वारा। तो ये सारी चीजें, साइबर अटैक्स इनके ऊपर होने को देखने को मिलते हैं। तो राइटर ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ हमें ना एक छोटा सा हिस्सा इसका पता है, पर बहुत सारे एक्चुअल में साइबर अटैक्स आज के टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि आईआईटी जो इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बेसिकली जेई की बात कर रहा हूँ, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, वो जो होता है बहुत ही इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम है बिल्कुल। और इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर इस तरह की चीजें होना इंडिया की जो वर्ल्ड में इमेज है उसको तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, बट कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज भी इंडिया काफी वल्नरेबल है इन चीजों को कॉरस्पॉन्डिंग। तो इंडिया को जरूरत क्या है, हमें जो प्रॉपर है टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज करना चाहिए। अभी तक हम ये सोचते आ रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल फूल प्रूफ होती है, इससे अलग अलग जो इश्यूज हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो नेशनल एसेट्स हैं उसको कैसे यूज करना, इसकी इंपॉर्टेंट समझना भी जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें प्रॉपर नीश सोल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। एक तरह से बोल लीजिए कि टेलर मेड सोल्यूशन, अलग अलग सिचुएशन हर जगह अलग होती है, तो प्रॉपर हमारे पास उस तरीकों को किस तरह से टैकल करना है इस चीज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ये सारे जो अलग अलग हमारी बॉडी बनाई हुई ना, जैसे आप जानते हो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडियन का जी है, उसी तरह से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडीज चल रही हैं, हमारे आईटी एक्ट के अंदर अलग अलग प्रोविजन है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, हमने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई हुई है। इस तरह के जो अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं ना, तो इनमें आपस में एक तरह से अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि इसको हर डायमेंशन में इंडिया टैकल कर सकता है। जैसे मैं बता भी रहा था आपको रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, तो उसी चीज की बात करी गई है कि देखो जो जो एक तरह से बोल लीजिए कि यूक्रेन ऑल्दो थोड़ी वीक कंट्री लगती है रशिया के सामने, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने अपने इस चीज में स्टेप्स लिए हैं ताकि वो साइबर सिक्योरिटी रेस में आगे बढ़ पाए। ठीक है ना, वहां पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने इश्यूज क्रिएट किए हुए हैं, और इसका रशिया को कुछ हद तक नुकसान भी हुआ है। राइटर ये भी बोल रहे हैं कि इसका शायद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन रशिया को हरा देगा साइबर सिक्योरिटी को यूज करके, बट ये जरूर है कि रशिया की कैपेबिलिटीज को उन्होंने कम जरूर कर दिया है इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके साथ ही एक मेजर और इशू पड़ता है कहीं ना कहीं जो रिलेट करता है हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, जहां पर क्या था, इस पर्टिकुलर डेटा वगैरह को यूज करके जो 2016 के इलेक्शंस हुए थे यूएस के अंदर, ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में, तो वहां पर ऐसा देखने को मिला था कि वहां पर इस पर्टिकुलर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उसको यूज किया था और पॉलिटिकल रिजल्ट को इम्पैक्ट किया था। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, कहीं ना कहीं साथ में फेसबुक का डेटा को मैनिपुलेट करना, ये क्लियरली दिखाता है कि साइबर स्पेस में या साइबर एरियाज के अंदर हमें बहुत अभी काम करने की जरूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल डिमेंशन हो, जोग्राफिकल डिमेंशन हो, या अलग अलग जो भी डिमेंशन हो। तो बहुत सारे हमारे पास रिस्क आ जाते हैं, हमें उन रिस्क को अच्छे से टैकल करने की जरूरत है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी आजकल इस तरह की स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक मेजर थ्रेट इंडिया को फेस होता है या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को भी फेस होता है। तो जरूरत क्या है, एक तरह से प्रॉपर हमारे पास रूल्स हों, प्रॉपर प्रैक्टिसेस हों, ताकि ये जो साइबर थ्रेट्स की वजह से एक तरह की अनार्की आ चुकी है, केओस आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर, हम उनको टैकल कर पाए। प्रॉपर रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस की हमें यहाँ पर जरूरत है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी समझ आया होगा। चारों एडिटोरियल काफी हमने डिटेल में जानने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।